8 नवंबर 2016। रात के करीब 8 बज रहे थे। हाँ, बिल्कुल वही वक्त जब देश के प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर वो ऐतिहासिक ऐलान किया था। सही कहा। अचानक से घोषणा होती है कि 500 और 1000 के नोट अब मतलब महज कागज के टुकड़े हैं। कुछ सेकंड के लिए जैसे पूरे देश में वक्त थम सा गया था। और फिर जो अफरा तफरी मची वो तो सबको याद ही है। एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लग गईं, बाजार बिल्कुल सुन पड़ गए थे। बिल्कुल। लेकिन हमारी आज की इस गहरी पड़ताल का मिशन दिल्ली या मुंबई की सड़कों पर मचे उस हड़कंप को समझना नहीं है। आज हम उस असली तबाही की बात कर रहे हैं जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर हुई थी। कराची में। हाँ, कराची में। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक आर्थिक फैसले ने कराची में बैठे एक बेहद ताकतवर इंसान को सिर्फ 26 दिनों के अंदर मौत के घाट उतार दिया। और वो भी एक ऐसी खामोश मौत जिसका जिक्र न तो अखबारों में हुआ और न ही किसी टीवी डिबेट में। एकदम गुमनाम। अजीब बात है ना, एक ऐसा शख्स जो कराची के फुटपाथ से उठा और दुनिया के सबसे खतरनाक नेटवर्क का बैंकर बन गया। आखिर वो कौन था और नोटबंदी ने उसे कैसे खत्म कर दिया? इस कहानी की जड़ों को समझने के लिए हमें 1947 के बंटवारे तक जाना होगा। उस दौर में लाखों जिंदगियां बदल रही थीं। हाँ, लोग अपना घर, खेत, दुकानें सब कुछ छोड़कर नई सरहद पार कर रहे थे। बिल्कुल। और उसी भीड़ में गुजरात से एक परिवार भी पाकिस्तान जा रहा था। इस परिवार के मुखिया थे अब्दुल सत्तार। कराची पहुंचने पर उनके पास न तो सिर पर छत थी और न ही जेब में पैसा। ऐसे हालात में इंसान सबसे पहले क्या सोचता है? यही कि कहीं कोई नौकरी मिल जाए ताकि बस गुजारा हो सके। सही बात है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैसला लिया गया। अब्दुल सत्तार ने नौकरी करने से मना कर दिया। उन्होंने बोल्टन मार्केट के एक फुटपाथ पर अपनी एक छोटी सी करेंसी एक्सचेंज की दुकान खोल ली। अच्छा, फुटपाथ पर? हाँ, लोग उनके पास विदेशी नोट लेकर आते थे और वो बदले में उन्हें पाकिस्तानी रुपए देते थे। ये देखने में एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत थी, लेकिन 2 मई 1961 को उनके घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, जावेद और अल्ताफ। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। मैंने पढ़ा था कि ये दोनों बच्चे बचपन से ही अपने पिता के साथ उसी फुटपाथ की दुकान पर बैठते थे। और उन्होंने सिर्फ बैठना नहीं सीखा, उन्होंने हर नोट की पहचान करना, हर सौदे को समझना सीख लिया था। 1980 का दशक आते आते इन दोनों भाइयों ने ये पूरा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटा सा बीज कंक्रीट के बीज से निकलकर एक विशाल पेड़ बन जाए, लेकिन ये पेड़ आगे चलकर बहुत ही जहरीले फल देने वाला था। और उसी दौर में कराची में एक और नाम बहुत तेजी से उभर रहा था, हनीफ कालिया। हनीफ कालिया? ये वही है ना जो प्राइस बॉन्ड का खेल खेलता था? बिल्कुल। और हनीफ की इसी चालाकी ने जावेद को एक नया रास्ता दिखाया। हनीफ प्राइस बॉन्ड में अफवाहों के आधार पर पैसा बनाता था। एक मिनट, ये प्राइस बॉन्ड वाला हिस्सा थोड़ा पेचीदा है। मतलब अफवाहों से कोई पैसा कैसे बना सकता है? अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं, ये एक तरह की सरकारी लॉटरी थी जिसमें किसी का नाम नहीं होता था। हनीफ ने एक लूपहोल पकड़ लिया। वो काले धन वाले लोगों को ढूंढता था। जब कोई आम इंसान लॉटरी जीतता तो हनीफ उसे बाजार भाव से थोड़ा ज्यादा पैसा देकर वो जीता हुआ बॉन्ड खरीद लेता था। ओहो, और फिर वो बॉन्ड उस काले धन वाले इंसान को दे देता होगा? एकदम सही। तो अब वो इंसान सरकार को दिखा सकता है कि उसने लॉटरी जीती है। उसका सारा गैर कानूनी पैसा रातों रात सफेद हो जाता था। ये तो सीधे सीधे स्टेट स्पॉन्सर्ड मनी लॉन्ड्रिंग थी। और इसी खेल में जावेद ने मौका देखा। हाँ, 90 के दशक में गल्फ देशों से बहुत पैसा आ रहा था। जावेद ने हनीफ के परिवार के साथ हाथ मिलाया और एक नई कंपनी बनाई, KKI। शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन इरादा बहुत बड़ा था। जावेद ने पाकिस्तान संभाला और उसका भाई अल्ताफ दुबई जाकर बैठ गया। और देखते ही देखते ये नेटवर्क दुबई से लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो तक फैल गया। बाहर से देखने पर ये एक बिल्कुल लीगल और साफ सुथरी फॉरेन एक्सचेंज कंपनी लगती थी। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। बाहर से सब सफेद, लेकिन अंदर ही अंदर हवाले का एक विशाल काला जाल बिछ चुका था। बिल्कुल। कराची में कोई पैसा देता और मिनटों में वो पैसा दुबई में मिल जाता। ये तो एक तरह से इंटरनेट के डार्क वेब जैसा हो गया, जहाँ कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, कोई कागजी निशान नहीं है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर चल रहा है। और इसी भरोसे और गति ने उन्हें अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंकर बना दिया। जब लीगल बैंकिंग सिस्टम धीमा होता है तो अवैध अर्थव्यवस्था उसी की जगह ले लेती है। और इस तेज अवैध सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत 1993 के मुंबई धमाकों के बाद पड़ी। बिल्कुल सही समय पकड़ा आपने।
धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम का नाम पूरी दुनिया के रडार पर था। दाऊद को अपने उस विशाल काले साम्राज्य के पैसे को दुनिया भर में फैलाना था, और वो भी बिना कोई सुराग छोड़े। और उसे रास्ता कहाँ मिला? जावेद खनानी के पास। इन दोनों की मुलाकात ने खेल के नियम ही बदल दिए। जावेद अब सिर्फ एक मनी चेंजर नहीं रहा, वो अंडरवर्ल्ड का एक तरह से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन चुका था। लेकिन बात सिर्फ पैसे तक नहीं रुकी। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि अब आतंकवाद भी उसी रास्ते से बहने लगा था। सुपर नोट भारत भेजे जाने लगे। हाँ, और ये सुपर नोट कोई आम नकली नोट नहीं थे। ये इतने असली होते थे कि एटीएम और बैंक की मशीनें भी धोखा खा जाएं। बाप रे, इंसान तो छोड़िए, मशीनें भी नहीं पकड़ पा रही थी। हर साल हजारों करोड़ों रुपए भारत की अर्थव्यवस्था में धकेले जा रहे थे। इसे एक तरह से खामोश आर्थिक युद्ध कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये बंदूकों और बमों वाला युद्ध नहीं था, ये कागज के टुकड़ों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। तो क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह से अंदर से खोखला करना सीधे हमले से भी ज्यादा खतरनाक है? अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो नकली मुद्रा किसी भी इकोनॉमी के लिए एक वायरस की तरह होती है। वो सिस्टम में घुसकर महंगाई बढ़ाती है और असली पैसे की कीमत गिरा देती है। और जावेद खनानी इस वायरस को फैलाने वाला मुख्य सर्वर बन चुका था। लेकिन हर सर्वर के क्रैश होने का एक दिन आता है। वापस 8 नवंबर 2016 पर लौटते हैं, जब दिल्ली में नोटों को अमान्य घोषित किया गया तो भारत में तो कैश की किल्लत हुई। लेकिन कराची में जावेद खनानी पर क्या बीत रही थी? कराची में तबाही मच गई थी। हजारों करोड़ के वो सुपर नोट या हवाले का पैसा जो गोदामों में भरा पड़ा था या ट्रांजिट में था, वो सिर्फ कुछ घंटों में रद्दी कागज में बदल गया। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? मतलब दशकों का बना साम्राज्य एक झटके में ढह गया। इसका मतलब ये है कि उसकी लिक्विडिटी, उसका सारा कैश फ्लो रातों रात शून्य हो गया। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत बड़ी इमारत की नींव अचानक किसी ने खींच ली हो। जब आप अंडरवर्ल्ड का पैसा डुबाते हैं तो आप सिर्फ बैंक दिवालिया नहीं होते, आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं। एकदम से। लीगल सिस्टम में कोई बैंक डूबता है तो उसे बेल आउट मिल जाता है, लेकिन अवैध अर्थव्यवस्था में कोई बेल आउट नहीं होता। वहाँ विफलता की कीमत अक्सर खून से चुकानी पड़ती है। जावेद खनानी बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, उस पर दबाव चरम पर था। जो लोग कल तक उसके भरोसे पर अपना काला धन भेजते थे, आज वही उसकी जान के दुश्मन बन गए होंगे। और उसी खौफ का नतीजा था वो दिन, 4 दिसंबर 2016, नोटबंदी के ठीक 26 दिन बाद। कराची का एक पॉश इलाका, एक निर्माणाधीन मतलब अधूरी इमारत की 8वीं मंजिल। जावेद खनानी वहां अकेला खड़ा था। वो बेहद बेचैन था, डरा हुआ था। वहां मौजूद लोगों के बयानों के मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। और फिर अचानक एक तेज आवाज आती है और नीचे जमीन पर जावेद खनानी का बेजान शरीर मिलता है। दुनिया के सबसे खतरनाक नेटवर्क का ऐसा खौफनाक अंत। लेकिन यहाँ एक अनसुलझा सवाल आज भी कायम है। क्या उसने खुद उस 8वीं मंजिल से छलांग लगाई थी या उसे धक्का दिया गया था? सोचने वाली बात है। क्या उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वो दाऊद और दूसरे सिंडिकेट्स के बहुत से राज जानता था? जब सिस्टम ढहता है तो मास्टरमाइंड सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। क्या वो जिंदा रहने के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर ऐसे नेटवर्क में किसी एक इंसान को बॉस मान लेते हैं, लेकिन असल में वो बॉस भी किसी और बड़े सिस्टम का सिर्फ एक मोहरा होता है। और जब वो मोहरा काम का नहीं रहता तो उसे बोर्ड से हटा दिया जाता है, हमेशा के लिए। बिल्कुल, उसे बस सिस्टम से डिलीट कर दिया गया। 1947 के बंटवारे से शुरू हुई एक कहानी, फुटपाथ से उठा एक साम्राज्य और 2016 में 8वीं मंजिल से गिरकर एक रहस्यमयी खामोशी में खत्म हो गया। एक अजय लगने वाले साम्राज्य का ऐसा गुमनाम अंत ये साबित करता है कि कोई भी खिलाड़ी सिस्टम से बड़ा नहीं होता। इस गहरी पड़ताल को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करना जरूरी है। जब हम टीवी पर किसी बड़े फैसले की खबर सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि असर सिर्फ हमारे आसपास के बाजार पर हो रहा है। लेकिन उस सतह के बहुत नीचे कुछ और ही चल रहा होता है। बिल्कुल, दुनिया के हर बड़े वैध फैसले से दुनिया के किसी न किसी कोने में चल रही एक अवैध दुनिया कांप रही होती है। आज भी इसी वक्त ऐसे ना जाने कितने और जावेद खनानी होंगे जो किसी अंधेरे कमरे में बैठकर किसी और देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा रहे होंगे। और जब तक एक और इमारत की 8वीं मंजिल से कोई गिर नहीं जाता, हमें उनके नाम तक का पता नहीं चलता। वाकई ये एक डरावना लेकिन बहुत ही कड़वा सच है। जय हिंद।